हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। तो आज मैं आपको क्लास 9th का प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रहा था। उसी क्वेश्चंस को मैं अब आपको आगे बढ़ाऊंगा। तो जिन्होंने अभी तक जो है प्रीवियस क्वेश्चंस को जिन्होंने अभी तक सॉल्व नहीं किया है वो उन क्वेश्चन को सॉल्व करें। और मैंने सारे क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड कर दिया, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को जो है देखें। आप अगर इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप जरूर ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन डी पार्ट में चलेंगे। सेक्शन डी जो होंगे आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। यानी सेक्शन हमारा जो होगा वह होगा डी, और डी में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वह दोस्तों आपको होंगे 5 मार्क्स का। तो चलिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। कहता है फैक्टराइज। क्वेश्चन हमारा है फैक्टराइज। क्या है फैक्टराइज? 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30, यानी इसे हमें फैक्टराइज करना है। और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है, तो आपको जो है इसका आंसर लॉन्ग टाइप में ही देना पड़ेगा। इसी अगर आपको जो है क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो यानी ये क्वेश्चंस आपको लॉन्ग में सॉल्व करना होगा। चलिए तो देखिए सबसे पहला नंबर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि आप कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, यानी कोई भी पॉलिनोमियल होंगे, तो उस पे जो डिग्री होती है, यानी इस पॉलिनोमियल पे आपको देखिए डिग्री कितना है, हाईएस्ट 3 है। तो जितने डिग्री हाईएस्ट होंगे उसके उतने जो होते हैं यानी फैक्टर होंगे, यानी उसके फैक्टराइज उतने ही डिवाइडों में क्या होगा, मतलब टूटेंगे। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसका मतलब इसका 3 फैक्टराइज मतलब होंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके 3 फैक्टराइज होंगे। तो 3 कौन कौन से होंगे? तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने 2 फैक्टराइज करने के लिए, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टराइज जो है 2 वाले होते थे तो उसे आसानी से कर लेते थे, लेकिन 3 वाले में थोड़ा सा क्या है, उससे थोड़ा डिफिकल्ट है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे। आप जो है सबसे पहला नंबर आप क्या करना, ऐसा नंबर चूज करना, लेट x इक्वल टू, मान लेते हैं हम शुरुआत करते हैं +-1 +-2 +-3 डॉट 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 डॉट, मतलब इस तरह से। यानी x की जगह पर हमें एक ऐसी वैल्यू को चूज करना है जो इस जो है पॉलिनोमियल को 0 कर दे। यानी हो सकता है वह +1 हो या -1 हो, या +2 हो या -2 हो, +3 या -3, मतलब इस तरह से आपको कोई एक नंबर को चूज करना है। तो हम चलिए इन सभी में से कोई एक नंबर चूज करेंगे। तो मान लेते हैं इसमें से कोई भी नंबर हम चूज कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं x बराबर हम लेते हैं +2। अब हम क्या करते हैं, x ये जो हमारा टर्म है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 जो है, आप क्या करना, x की जगह पर हमने +2 चूज किया। आपका इच्छा है कोई भी नंबर इसमें से आप चूज कर लो, इस टर्म को 0 कर दे, जो 0 कर दे उसे हम चूज कर लेते हैं। आप रफ में कर सकते हो। तो चलिए अब हम 2 इंटू एक्स क्यूब है, यानी 2 का क्यूब करेंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू 2 को चूज किया। 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 2 प्लस 30। अब इसे आप सॉल्व कीजिए। 2 इंटू 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, माइनस 17 टू जा 34 प्लस 30। अब इसे सॉल्व करते ये 16 माइनस 12 माइनस 34 प्लस 30। अब देखिए 30 प्लस 16 46 माइनस इस दोनों को प्लस करते हैं 12 माइनस 30 34, यह भी हो गया आपको 46, यानी 46 में से 46 गया यानी 0। यानी इस पॉलिनोमियल को अभी तक में 2 जो है क्या किया, इसे 0 ला दिया। तो इसका मतलब यह हो गया कि हमारा जो, अब आप ये सोचो कि कोई भी फैक्टर का +2 वैल्यू कब होगा, जब हम लेंगे x-2। यानी हम क्या लेते हैं यहाँ पर x-2 लेंगे। यानी अगर आप x-2 लोगे, देखो ध्यान दो, अगर हम x-2 इक्वल टू 0 करते हैं तब जाके x की वैल्यू आती है +2। यस आएगी कि नहीं? जब हम x की वैल्यू
यानी x माइनस टू अगर एक फैक्टर लेंगे जिसे सॉल्व करेंगे तब आएगा x की वैल्यू +2, तो इसलिए हम x माइनस टू एक फैक्टर हो गया। आपको एक फैक्टर पता चल गया x माइनस टू। अब दो फैक्टर, यानी मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पॉलिनोमियल के तीन जो है फैक्टर होंगे, तो पहला फैक्टर हमने चूज कर लिया, पहला होगा x माइनस टू। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो x माइनस टू आया इससे इस टर्म को, पूरे टर्म को डिवाइड कर लो। तो चलिए हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। x माइनस टू से 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30, इसे अब आप डिवाइड कर लो। तो डिवाइड का जो रूल होता है उस रूल से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर डिवाइड हम कैसे करते हैं, हमेशा फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे। देखिए हमारा यहाँ पर है 2x क्यूब, इसे डिवाइड करेंगे x से, तो x से डिवाइड कीजिए। तो आप x से डिवाइड कीजिएगा तो ये होगा, देखिए ये 2 3 है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। यानी इसका जो आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर लिख दोगे जो भी आएगा, तो आ गया 2x स्क्वायर। अब इस 2x स्क्वायर से इस दोनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करते। पहला काम क्या किए, हमने पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड किया, यानी 2x क्यूब में x से डिवाइड किया। 2x क्यूब में x से डिवाइड किया तो डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 में से 1 डिवाइड में आपको पता है पावर माइनस होते हैं, तो 3 में से यहाँ पर 1 गया तो यानी बच गया 2, यानी 2x स्क्वायर। अब इस 2x स्क्वायर से इस दोनों टर्म को हम इंटू करते हैं। तो चलिए दोस्तों इंटू करते हैं। तो अब आप यहाँ देखना 2x स्क्वायर से इसमें इंटू करेंगे तो ये होगा 2x क्यूब, यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा देंगे। 2x स्क्वायर से इसमें इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, यानी जो टर्म जिसके सिमिलर है उस टर्म के सामने रखेंगे। और आपको पता है डिवाइड में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये प्लस है, माइनस, ये माइनस है, प्लस। अब यह टर्म सेम है, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद देखिए माइनस 3x स्क्वायर में प्लस 4x स्क्वायर को आप घटाइएगा तो आएगा आपको x स्क्वायर। इधर हो गया हमारा 17x प्लस 30, ऊपर से जो टर्म होता है उसे उतारते चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिवाइड में। अब हमारा पहला टर्म यहाँ पर बच गया एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसका काम हो गया। अब एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड कीजिएगा तो आपको पता है ये हो जाएगा आपको एक्स, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 में से जाएगा 1, यानी यहाँ पर बच गया एक्स, तो यानी यहाँ पर लिखेंगे एक्स। अब इस एक्स से इसमें इंटू करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर, इस एक्स से इसमें इंटू करेंगे तो होगा -2x। अब इसे फिर उसी तरह क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस में माइनस में कैंसिल। अब देखिए -17x में से +2x को घटाएंगे तो होगा -15x प्लस 30। अब देखिए अब यहाँ पर x है, यहाँ पर 15x है, तो यानी यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, टर्म लेते हैं -15। अब देखिए -15 से आप इस दोनों टर्म को इंटू कीजिएगा तो ये होगा आपको -15x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपको 30। अब आप देखिए इसका साइन को चेंज कीजिए, प्लस माइनस, ये टर्म खत्म, यानी रिमाइंडर आ गया 0। अब हमारा जो है, अब जो हमारा जो ये आया है, आपको कहने का मतलब क्वोशिएंट आया है, उस क्वोशिएंट को, यानी अब जो हमारा क्वोशिएंट आया क्या आया है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15, यह जो आपको क्वोशिएंट आया है। अब इसका हम करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का रूल क्या कहता है, देखिए 2x स्क्वायर इंटू -15 करेंगे तो ये होगा -30x स्क्वायर। अब हमें दो टर्म ऐसा चूज करना है जिसे मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, आपको मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाए, प्लस माइनस करने पर ये x आ जाए। तो हम ले लेते हैं, एक टर्म ले लेते हैं, आपको ले लेते हैं 6x इंटू -5x। अब देखिए 6x में से 5x को घटाएंगे तो क्या आएगा, मतलब हम फैक्टराइज कैसे करते हैं दोस्तों, इस दोनों टर्म को, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को इंटू करते हैं। 2x स्क्वायर -15 करेंगे होगा -30x स्क्वायर। अब यह बीच वाले टर्म को लाना है, ऐसा टर्म को हमें लेना है जिसे प्लस या माइनस करे तो बीच वाला टर्म आ जाए, और मल्टीप्लाई करे तो यह फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का जो मल्टीपल है वो आ जाए। तो यहाँ पर 30 था तो 6 और 5 लिए, 6 में से 5 जाएगा, x हो जाएगा, और 6 5 जा क्या होता है, 30 होता है, यानी ये आ गया। यानी अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 6x माइनस 5x माइनस 15 हो गया। अब चलिए इसका फैक्टराइज कीजिएगा, इस दोनों में एक साथ में लीजिएगा, इसमें 2x कॉमन आ गया तो यह x प्लस 3 होगा, इसमें 5 को कॉमन लेंगे तो यह भी होगा आपको x प्लस 3 होगा। इस तरह से हमारा हो गया 2x माइनस 5, और यहाँ पर हो गया x प्लस 3। इस तरह से देखिए हमारा जो अब फैक्टराइज हो गया, दो फैक्टराइज यहाँ निकल गया और एक फैक्टर हमारा इस यह हो गया। तो यानी हम यहाँ पर लिख देंगे, सो दी फैक्टर
सो द फैक्टर इज, आपको क्या हो गया, पहला आप लिखिएगा x-2, दूसरा हो गया हमारा 2x-5 और तीसरा हमारा हो गया x+3। यही आपका जो होगा इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइज होगा। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको सॉल्व करना है। आपको सबसे पहला नंबर x की वैल्यू ऐसी चूज करना है, जो ऐसे आपको मतलब इसमें सेलेक्ट करना है जो कि इसको जीरो कर दे, यानी कौन सा वैल्यू x का ऐसा होगा जो इस टर्म को जीरो कर दे टोटल। तो मैंने x का वैल्यू यहाँ पर लिया +2 लेने से इसको जीरो कर रहा है। तो आपको x की वैल्यू +2 कब आएगा, जब हम x-2 लेंगे। तो x-2 इक्वल टू जीरो करेंगे तब x की वैल्यू +2 आएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू से इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आएगा फिर उसका फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करने के बाद उससे दो टर्म आएंगे, दो टर्म यह हो गया, एक टर्म यह हो गया, इस तरह से इसके 3 फैक्टर हो गए। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आपको जरूर आएंगे, जरूर आते ही आते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस भी करें। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा 33। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 33 के बारे में बता रहा हूँ। 33 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, प्रूव दैट द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखिए क्वेश्चन कहता है कि आपको प्रूफ करना है कि एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी क्वेश्चन कहता है कि किसी भी सर्कल में, ठीक है, कोई भी सर्कल है, उस सर्कल में जो सेंटर होते हैं, यानी यहां पर जो एंगल देखिए, इसमें हमने क्या किया, इसमें आपको देखिए इसमें 3 कंडीशन होंगे। पहला मैनर आर्क होगा, दूसरा देखिए ये पी क्यू मैनर आर्क हो गया, पी ओ क्यू मेजर आर्क हो गया, और यह जो हो गया आपको यहां से यहां देखिए, इसको आप कह सकते हैं पी ओ क्यू जो होगा वह सेमी सर्कल होगा। यानी इसमें 3 कंडीशन होते हैं। अब तीनों कंडीशन में क्या कहता है कि सेंटर पर जो एंगल होंगे, यानी दिस एंगल, यानी आप कह सकते हो पी ओ क्यू, यानी सेंटर पर जो, पहले हमने क्या किया, ये एक आपको क्या है, देखिए यह आपको एक फिगर है। अब आप यहां पर देखना, आप क्या किए, ये जो आपको है यहां से यहां, वह है आपको माइनर आर्क है। तो माइनर आर्क के द्वारा, यानी ये देखिए यह और यह, यानी इसके द्वारा जो एंगल बनाया गया है वह यहां पर बनाए गए एंगल का जो होगा हमेशा डबल होंगे। यानी सेंटर पर जो एंगल बनेंगे उसी आर्क के द्वारा, उसी आर्क के द्वारा जो रिमेनिंग पार्ट, ये जो आर्क हुआ इसके द्वारा जो आपको बनाया गया है, यानी इस सेंटर पर जो एंगल होगा वह क्या होगा, इस एंगल का डबल होगा। तो यह केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड क्या होगा, ये आपको माइनर आर्क था, यह हो गया आपको मेजर आर्क। यानी मेजर आर्क, यानी यह जो P है और Q है, यहां से यहां जो आर्क है इसके द्वारा जो एंगल बनेगा, यानी यहां पर जो एंगल बनेगा वह इसके द्वारा बनाए गए रिमेनिंग पार्ट, यानी इस एंगल का हमेशा डबल होगा। उसी तरह यहां पर जो एंगल बनेगा, सॉरी, यहां पर सेंटर पर जो एंगल बनेगा उस आर्क के द्वारा बनाए गए एंगल का हमेशा डबल होगा। तो आपको क्या करना है, यही प्रूव करना है। तो चलिए, हमने आपको 3 कंडीशन बनाए, पहला कंडीशन यह हो गया, दूसरा और तीसरा। तीनों कंडीशन में से आप किसी भी कंडीशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला आपको मैनर आर्क हो गया, दूसरा मेजर आर्क हो गया, और तीसरा हो गया आपको सेमी सर्कल। तीनों में से आप किसी भी एक कंडीशन को लेकर इसे आप प्रूव कर सकते हो। तो चलिए हम केस फर्स्ट में चलते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट को लेते हुए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा हमें जो दिया हुआ है। तो गिवन क्या दिया हुआ है, ए सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसकी सेंटर ओ है, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है, यहां पर लिखोगे आप, यहां पर लिखोगे आर्क पी क्यू। आर्क यहां पर देखिए पी क्यू, आर्क पी क्यू जो है of this circle substance, यानी आर्क PQ जो है
वह इस सर्कल में सब्सटेंस कर रहा है क्या, एंगल्स POQ, एंगल POQ, POQ देखियो POQ एट सेंटर O, एट सेंटर O। हमने क्या लिखा, ए सर्कल विथ सेंटर O, आर्क PQ, आर्क PQ ऑफ द सर्कल subtends angle POQ at center and एंड उसके द्वारा जो एंगल बनाया गया वो क्या है, PAQ, एंड एंगल PAQ एट पॉइंट A। यह जो है PAQ जो है वह पॉइंट A remaining part of the circle, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हमें गिवन था लिख लिया। फिर से देखिए, आर्क PQ ऑफ दिस सर्कल सबस्टेंस एंगल POQ एट सेंटर O एंड एंगल PAQ एट पॉइंट A रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। यह हमें गिवन है। और आपने क्या किया देखिए, अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट, हमें जो प्रूव करना है वह क्या प्रूव करना है दोस्तों, देखिए, यानी POQ जो होगा, एंगल POQ जो होगा, यानी सेंटर पर जो एंगल होगा वह उसके द्वारा बनाए गए आर्क का डबल होगा। यानी आप कह सकते हो कि यानी PAQ का डबल होगा, PAQ का डबल होगा। कौन सा एंगल, OPQ, ठीक है। तो आपको जो है कह सकते हैं PAQ का यह एंगल जो होगा हमेशा डबल होगा। यह प्रूव करना है। अब देखिए दोस्तों, आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया अपने मन से, वो हमें लिखना पड़ेगा। आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया, तो आपने कंस्ट्रक्शन किया क्या, OA ज्वाइन OA एंड एक्सटेंडेड एट B। क्या किया आपने, OA को मिलाया और उसे एक्सटेंड किया, ठीक है। इतना बात हमने किया, इतना बात हमने इसे नोट कर लिया, ठीक है। अब नोट करने के बाद देखिए, हम सबसे पहला नंबर देखिए, यहाँ पर दो ट्रायंगल है, यह है और यह ट्रायंगल है। तो दो ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल में हम चलते हैं। पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल, इसमें चलते हैं OAP में, इन ट्रायंगल OAP में चलते हैं। यहाँ पर आप केस फर्स्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आप लिख लोगे केस फर्स्ट को आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। केस फर्स्ट में आप चल रहे हो, ठीक है। केस फर्स्ट लिख देंगे। तो सबसे पहला नंबर हम चलेंगे ट्रायंगल OAP में चलते हैं, ठीक है। तो OAP में चलिएगा तो आप यहाँ पर क्या देखते हो, यह जो है OP और OA इक्वल होंगे, OP और OA आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि यह रेडियस है, दोनों आपस में OA और OP क्या है, रेडियस है। तो OA और OP जब रेडियस है तो उसके द्वारा यानी कह सकते हो कि जब दो साइड्स आपस में इक्वल है, यानी OA और OP आपस रेडियस है और यह दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो उसके द्वारा बनाए गए एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो आप क्या कह सकते हैं, OP और OA का अपोजिट एंगल यह होगा। तो यह एंगल और यह एंगल यानी दिस एंगल, यानी कह सकते हो कि OPA एंगल OPA आप यहां पर लिख सकते हो एंगल OPA इक्वल टू OAP, एंगल OAP, यह दोनों आपस में इक्वल होंगे। आप रीजन में क्या लिखिएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं। आप इसे अभी इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, अब आप यहां पर देखिए, आपने ये क्या किया, इस ट्रायंगल में आप पढ़े होंगे 6 क्लास में या 7th में पढ़े होंगे आप, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे। मान लीजिए यह ट्रायंगल ABCD ट्रायंगल है और यह जो है ट्रायंगल, इसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं
और एक्सटीरियर एंगल जो होता है हमेशा अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो मान लीजिए इंटीरियर एंगल का यानी दिस एंगल और दिस एंगल, यानी मान लीजिए ये अगर 30 है और यह 50 डिग्री है, इस दोनों को प्लस करेंगे तो यह होगा। यानी इस दोनों एंगल को अगर आप जब प्लस करते हो तो इस एंगल के इक्वल होता है, इस एक्सटीरियर एंगल का। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो दिस यानी दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर उसी तरह यह जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल है, देखिए एक्सटीरियर एंगल है किस ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल का ओ यानी ओ ए पी का यह एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल है तो यानी यह दोनों अपोजिट एंगल का जो होगा सम इसके इक्वल होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब हम लगाते हैं दोस्तों, देखिए बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में आपको मैंने क्या बताया, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या बताया कि एक्सटीरियर एंगल जो होंगे वह सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यानी आप कह सकते हो कि बी, देखो यहाँ पर इस एंगल को क्या बोलोगे आप, बी यहाँ पर जो होगा इसको कह सकते हो बी ओ पी एंगल, एंगल बी ओ पी जो होंगे वह क्या होंगे, तो आप कह सकते हो कि एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ ए पी, ठीक है, इसके इक्वल होंगे। आप इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड कर लीजिए और यहां पर आप लिख दीजिएगा। रीजन में आप क्या लिख सकते हो, रीजन में आप लिख सकते हो कि सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है। तो यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हो। चलो एक में हम रीजन आपको लिख देंगे, दूसरे वाले में यहाँ पर थोड़ा जगह की कमी है तो आपको जो है ना ये केस फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। हम पहले चले इन ट्रायंगल ओएपी, अब दूसरा चलते हैं इन ट्रायंगल। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब हम उसी तरह इस ट्रायंगल में चलेंगे। इस ट्रायंगल का नाम क्या दे सकते हो, ओ ए क्यू में चलेंगे। तो ओ ए क्यू में चलते हैं। तो सेम उसी तरह आप क्या कह सकते हो कि ओ क्यू इक्वल टू ओ ए। देखिए ओ क्यू इक्वल टू ओ ए, ओ क्यू इक्वल टू ओ ए, और यह क्या हो गया, उसी तरह रेडियस हो गया। जब रेडियस हो गया तो उसी तरह इसके अपोजिट एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल होंगे। तो यानी आप कह सकते हो एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू ओ क्यू ए। रीजन में आप क्या लिखिएगा दोस्तों, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट्स आर इक्वल। तो ठीक है, इसे आप मान लीजिए यहाँ पर 1 2, यहाँ पर मान लीजिए 3rd, ठीक है। अब चलिए उसी तरह हम लगाएंगे, उसी तरह हम लिखेंगे बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाइएगा तो फिर उसी तरह आप क्या लिखिएगा, बी ओ क्यू जो होंगे, एंगल बी ओ क्यू जो होंगे, उसी तरह आप क्या कह सकते हो, ओ क्यू ए एंगल ओ क्यू ए प्लस एंगल ओ ए क्यू, यह आपस में इक्वल होंगे। यहाँ आप क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ पर मैंने रीजन नहीं लिखा, थोड़ा सा जगह की कमी हो गई, तो इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 4th, और यहाँ पर हम यूजिंग, यहाँ पर जो एक्सटीरियर क्या होता है वो हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं। क्या होता है प्रॉपर्टी, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है दोस्तों। तो आप यहां पर लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन 4th दोनों को ऐड करते हैं। तो अब यहां पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को, यहां पर जो इक्वेशन है और यहां पर जो इक्वेशन है,
दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। और यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं दोस्तों, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, जगह की थोड़ा सा कमी हो गया। हम यहाँ पर देखिए एंगल BOP जो है, यहाँ पर ध्यान देना, OPA और OAQ दोनों में आपस में इक्वल है। यहाँ पर देखिए आपने प्रूव किया है, यह दोनों आपस में इक्वल है। तो यानी OPA यानी OPA के जगह पर हम लिख सकते हैं OAP। तो यानी अगर देखिए OAP लिख सकते हैं कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो क्या कर सकते हैं, ये दोनों हो गया, यानी इसे जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2AP। इसे मान लीजिए अभी फिलहाल इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, उसी तरह यहाँ पर भी जो हम करेंगे, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर भी एंगल BOQ जो होगा वह देखिए OQA, देखिए यहाँ पर ध्यान देना, OAQ और OQA दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं, यानी आप कह सकते हो कि OAQ जो होंगे, एंगल OAQ प्लस, यानी इसके जगह पर OAQ इसके जगह पर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए OAQ, यानी यह भी जो होगा आपको 2OAQ होगा। इसे आप जो है इक्वेशन नंबर अभी फिलहाल इक्वेशन नंबर मान लीजिए फोर्थ। अब जो है इस दोनों को प्लस कीजिए दोस्तों, अब दोनों को प्लस कीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड क्या है देखना, एंगल BOP प्लस एंगल BOQ प्लस, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो आया है, क्या आया है, 2 एंगल OAP प्लस यहाँ पर जो आया है वह 2 एंगल OAQ आया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अब समझिए यहाँ पर यह जो हमारा है BOP मतलब दिस एंगल एंड BOQ यानी दिस एंगल, इस दोनों एंगल को अगर प्लस करेंगे तो वह होगा POQ, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल POQ। फिर उसी तरह यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बच गया क्या, OAP प्लस यहाँ पर आ गया एंगल OAQ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, OAP दिस एंगल हो गया, फिर OAQ दिस एंगल हो गया, यानी इस दोनों को प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा PAQ। यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल POQ इक्वल टू 2 एंगल, इस दोनों को आप प्लस कीजिएगा तो वह होगा क्या, PAQ, जो कि हमें यही प्रूव करना था दोस्तों। देखिए हमें यही प्रूव करना था कि एंगल POQ जो होंगे वह 2 एंगल PAQ के इक्वल होंगे। तो यह हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, यह हमारा प्रूव्ड हो गया। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यूजिंग, देखिए इसी में क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसी को यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसी क्वेश्चंस में आपको कह रहा है यूजिंग दिस थ्योरम फाइंड द वैल्यू इन द गिवन फिगर if O is the center of the circle and D is at any point on the boundary of the circle। तो चलिए आप दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं इसी का आपको जो है सेकेंड पार्ट बताऊंगा। तो देखिए अब जो है मैं यहाँ पर फिगर को जो है यहाँ पर रफ करता हूँ, और इसी फिगर में देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को आपको मैं सॉल्व करूंगा। 5 मार्क्स आपको इसी तरह नहीं मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करता हूँ। इसी में आपको एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, कहता है कि अगर आपको जो है ध्यान देना, कहता है कि इस सर्कल में यहाँ पर उसी तरह एक माइनर आर्क बना दिया है, यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर सेंटर है, देखिए इस तरह से किया हुआ है, यानी ये है A, यह है C, यहाँ पर है आपको X। ठीक है, और इसी आर्क के द्वारा D पर एक एंगल बनाया गया है, और वह एंगल जो है हमारा 50 डिग्री है। ठीक है, और यह O सेंटर है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करता है, यूजिंग दिस थ्योरम, इसी थ्योरम को यूज करते हुए फाइंड द, ये D पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कहता है यूजिंग दिस थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ X इन द गिवन फिगर इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड D इज एट पॉइंट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब चलिए इसी थ्योरम को यूज करते हुए आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी आपने थ्योरम क्या पढ़ा, अभी आपने जस्ट पढ़ा कि जो यहाँ पर जो एंगल होंगे, दिस एंगल यानी यह जो एंगल होंगे हमेशा क्या होंगे, इस एंगल का हमेशा सेंटर पर जो एंगल बनते हैं वह हमेशा
डबल होते हैं। अभी जस्ट आपने प्रूव किया, देखिए यह प्रूव किया था कि पी ओ क्यू जो यानी यहाँ पर जो एंगल होंगे दिस एंगल उसके आर्क के द्वारा बनाए गए एंगल का डबल होता है। अभी आपने प्रूव किया। तो इसी तरह यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए डी सी इक्वल टू क्या होगा, आप क्या कह सकते हो, ए ओ सी, यानी क्या बोल सकते हो आप, ए ओ सी जो होंगे वह हमेशा यानी कह सकते हो कि इसका डबल होंगे। कौन होंगे डबल, तो एंगल ओ यानी कह सकते हो एंगल ए ओ सी जो होंगे वह हमेशा सेंटर यानी ए ओ सी जो हो गया वह सेंटर पर एंगल हुआ, वह हमेशा इसी आर्क के द्वारा बनाए गए एंगल का डबल होगा। तो यानी यह जो है हमारा एक्स है, तो यह क्या है 2 इंटू 50 डिग्री, यानी आप इस तरह से x की वैल्यू कितना फाइंड कर लिए, तो 100 डिग्री आपने फाइंड कर लिया। आपको फिर से बता दो, इस सेंटर पर पूछ रहा है क्या एंगल फॉर्म करेगा, क्योंकि x की वैल्यू निकालना है और यह 50 डिग्री है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वह सेंटर पर हमेशा इस एंगल का डबल होता है। तो यानी यह 50 है तो यह क्या हो जाएगा, आपको 100 होगा। तो x की वैल्यू निकालना था तो आपने निकाल दिया। तो यह दोस्तों आपका ये हो गया उसी का पार्ट। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपको क्या करता है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्त हमारे चैनल को जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको क्लास 9th में जो है आपको मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि क्लास 9th में 90% प्लस अगर मार्क्स लाना है तो मेरे चैनल को जरूर आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मैं जो एनुअल एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है मैं आपको सारे क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, मैं लीक करूंगा और वही क्वेश्चंस आपके एनुअल पेपर में आएंगे। तो इसलिए जिन भाइयों ने अभी तक, जिन दोस्तों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मैं अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताने वाला हूं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल, यानी ये जो डायगोनल है इस पर P और Q जो है एक पॉइंट्स लिया गया है जो कि क्या है BD सच दैट, यानी BD डायगोनल्स पर लिया गया सच दैट यह दोनों जो है DP इक्वल टू BQ, यानी ये जो पॉइंट लिया गया है यह दोनों आपस में इक्वल है जैसा कि फिगर में दिखाया गया। तो देखिए आपको क्या प्रूव करना है, पहला प्रूव करना है ट्रायंगल APD, यानी ये आपको इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए, पांचों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन कर रहा है APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB, देखिए APD यानी यह ट्रायंगल और यहाँ पर यह ट्रायंगल है, यह ट्रायंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, पहला प्रूव करना है। दूसरा देखिए आपको AQB यानी दिस ट्रायंगल, फिर क्या कर रहा है CPD यानी दिस ट्रायंगल, यह ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तीसरी बात ये तीसरा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगर आपने यह ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो AP इक्वल टू CQ, मतलब यह करना है। उसी तरह आपको तीसरा क्वेश्चन, यह ट्रायंगल दिस ट्रायंगल इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। जब यह ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आपको यह AQ इक्वल टू CP होगा। और लास्टली आपको कह रहा है ABCQ इज ए पैरेललोग्राम, यानी यह जो है APCQ आपको प्रूव करना है पैरेललोग्राम, यानी इसमें 5 जो है क्वेश्चंस आपको प्रूव करना है। और मैं आपको बता देता हूं क्वाड्रिलेटरल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन VVI है, आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इस क्वेश्चंस के बारे में अब हम पढ़ेंगे एक एक करके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके हम एक एक को देखते हैं। तो पहले हमें जो क्या दिया हुआ है पहले हम नोट कर लेते हैं। गिवन, हमें सबसे पहला काम लिखना है, गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम in which 2 points, दो पॉइंट देखिए हम क्वेश्चन से लिखेंगे P and Q are टेकन, जो है हम वही लिखेंगे क्वेश्चन में, टेकन ऑन डायगोनल सच दैट डायगोनल BD सच दैट आपको क्या दिया हुआ है, सच दैट DP इक्वल टू BQ, हमें जो पहले दिया हुआ है वो हम नोट कर लिए। तो देखिए हमें जो प्रूव करना है, प्रूव दैट देखिए इसमें 5 पार्ट्स हैं, तो हम पहले पार्ट्स को प्रूव करते हैं। तो पहला जो हमें प्रूव करना है, ट्रायंगल
ए पी डी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल क्या प्रूव करना है, सी क्यू बी। तो चलिए, तो इस दोनों को पहले हम प्रूव करते हैं वन बाय वन। पहले पार्ट को करेंगे, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे पार्ट में 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को हम करेंगे। तो पहले में अब देखिए हमें जो प्रूफ करना है, तो देखिए प्रूफ में आप क्या लिखोगे, प्रूफ में क्या लिखोगे, प्रूफ में सीधा लिखो इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी में। चलिए देखते हैं, सॉरी। तो अब देखिए यहां पर क्या है, आपको इन ट्रायंगल ए पी डी और ट्रायंगल सी क्यू बी। इन ट्रायंगल ए पी डी ध्यान देना है, ए पी डी देखिए जिसे हमें करना है उसे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, उसे अंडरलाइन करते जाते हैं, उसमें आपको हम हेडलाइट करते जाते हैं ताकि आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर देखिए ए पी यह ट्रायंगल है, देखिए ए पी डी यानी यह ट्रायंगल है, ए पी डी यह ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल है सी क्यू बी, देखिए यहाँ पर है सी क्यू बी यानी यह ट्रायंगल है। तो चलिए इस दोनों ट्रायंगल को हम पहले क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर देखिए, यह दोनों ट्रायंगल को हमें करना है कॉन्ग्रेंट। तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है, तो इसके लिए सबसे पहला नंबर आपको पता है ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो उसका अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगे। तो यानी यहाँ पर क्या लिखिएगा, सबसे पहला नंबर BC इक्वल टू, ये देखिए BC इक्वल टू AD, और यहाँ पर रीजन क्या दीजिएगा, opposite sides of parallelogram, opposite sides of parallelogram are equal। आपको पता है कि अपोजिट साइड्स जो होता है पैरेललोग्राम का इक्वल होता है, ठीक है। तो BC इक्वल टू AD हो गया पहला रीजन, क्योंकि हमें कॉन्ग्रेंट करना है। तो कॉन्ग्रेंट के लिए हमें तीन थिंग्स जरूरत होती है, ठीक है। या तो साइड्स, या तो दो साइड्स होना चाहिए, या एक एंगल होना चाहिए, या दो एंगल होना चाहिए, एक साइड्स होना चाहिए। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, इससे पहले जो चैप्टर है उसमें आपको ये सारे चीज आप पढ़े होंगे। तो चलिए, तो हमें सबसे पहला नंबर यहाँ पर देखना है, क्या चीज है, BC इक्वल टू AD, क्योंकि BC और AD क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है। दूसरी बात आपको क्या यहाँ पर ध्यान देना है, उस ट्रायंगल में देखिए क्या BQ इक्वल टू PD, यह हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, ये जो है DP इक्वल टू BQ, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं DP इक्वल टू BQ। रीजन में क्या दीजिएगा, गिवन है, हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो दो चीज हो गए। अब तीसरा हमें क्या करना है, वहां पर ध्यान देना है। तीसरा जो हमें प्रूव करना है वह हमें ध्यान देना है। क्या ध्यान देंगे, यह ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात हो रही है, यह ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आपको ध्यान देना है। क्या आपने दो चीज कर लिया, एक तो आपको BC है, देखिए यहाँ पर BC इक्वल टू AD हो गया। दूसरा आपको क्या है, PD, यानी ये जो देखिए PD या DP का, ये DP इक्वल टू BQ हो गया। और चौथा आपको क्या करना है, तीसरा आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या यह जो होगा, यह जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होंगे, यस होंगे, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है पैरेललोग्राम में। क्योंकि आपको पता है कि AD यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए यहाँ पर जो है ना, इस एंगल का नाम लिख देते हैं। इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ADP इक्वल टू, इस एंगल का नाम लिखना है तो क्या बोल सकते हैं आप, QBC, एंगल QBC। और यहाँ पर रीजन क्या लिखिएगा कि AD पैरेलल BC है, AD देखिए यहाँ पर सीधा हम लिख देते हैं पैरेललोग्राम, अल्टरनेट एंगल। पैरेललोग्राम है, हम ऊपर में ही लिख चुके हैं पैरेललोग्राम है, तो ये हो गया अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स कैसे हो गया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर देखिए AD जो होगा, AD लाइन और यहाँ पर BC लाइन है, और इसे यह ट्रांसवर्स कर रही है, यानी ये देखिए यह हो गया AD और यह हो गया BC, और देखिए यह लाइन इसे ट्रांसवर्स कर रही है। कौन सा लाइन, BD जो है, यानी AD और BC को यह BD लाइन ट्रांसवर्स कर रही है। तो इस तरह से यह दोनों अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए। इस प्रकार से आप कह सकते हो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल CQB। रीजन में आप क्या लिखोगे, दो साइड है, एक एंगल है, तो आप लिख सकते हो SAS कॉन्ग्रेंस रूल से, SAS कॉन्ग्रेंस रूल, SAS
कॉन्ग्रुएंस रूल को हम फॉलो किए। यानी इसको आप जो है ना पहले लिख दो, ठीक है, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल लिखा है तो ऐसा करेंगे अच्छा देखने में लगेगा। आप हालांकि ऐसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है आपने ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल लिखा है तो एक साइड हो गया तो बीच में एक एंगल दे दीजिए। यानी इस चीज को जो है ना पहले आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, फिर इसको नीचे लिखिएगा। ओके, तो इस तरह से आपको जो हो गया, यह जो हो गया, इसको अभी फिलहाल इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्योंकि इसका यूज होगा। ठीक है, पहला आपको प्रूफ हो गया। अब इसी के बेस पर दूसरा भी प्रूफ हो जाएगा। कैसे प्रूफ हो जाएगा, देखिए, चूंकि हमने प्रूफ कर दिया कि यह ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, ए क्यू इक्वल टू सी क्यू, यानी ए क्यू देखिए कौन सा है, सॉरी, दूसरा आपको क्वेश्चन क्या, एपी इक्वल टू सी क्यू, एपी, यहां पर देखना एपी और यह हो गया सी क्यू। तो यह दोनों जो साइड्स हैं वह इसी ट्रायंगल के प्रूफ है, प्रूफ में आए हैं, तो लिखेंगे क्या, ट्रायंगल एपीडी, ट्रायंगल एपीडी जो आपने प्रूफ किया इससे पहले, ट्रायंगल एपीडी, एपीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीक्यूबी, यानी ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं। तो इसी के बेसिस पर आप क्या कह सकते हो कि एपी इक्वल टू सी क्यू होगा। कैसे, सीपीसीटी से। तो यह भी आपको हो गया प्रूव्ड, फर्स्ट और सेकंड हो गया प्रूव। अब मैं आपको करने वाला हूं थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, और आप इसका साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन फर्स्ट से आपने यह देखिए, दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। दोनों ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि यह जो एपी है और सीक्यू है वह आपस में सीपीसीटी से इक्वल होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन थर्ड नंबर बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन थर्ड 6 का थर्ड पार्ट में देखिए आपको क्या प्रूफ करना है। ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपीडी। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपीडी करना है। तो आप इसके लिए आप क्या करोगे, देखिए, आपको जब भी कॉन्ग्रुएंट करना होता है तो सबसे पहले क्या करें, वहां पर लिखे इन ट्रायंगल ए क्यू बी, और यहाँ कॉन्ग्रुएंट की जगह पर एंड लगा दीजिए, एंड ट्रायंगल सीपीडी। ठीक है, अब इस दोनों में हम चलते हैं, दोनों ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ते हैं। दोनों ट्रायंगल देखिए क्या क्या है। इन ट्रायंगल ए क्यू बी कहां पर है, पहले देखते हैं हम उसको क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ये देखिए, यह ट्रायंगल है ए क्यू बी, देखिए यह ट्रायंगल है, ठीक है, यह ट्रायंगल है। और दूसरा देखिए सीपीडी कहां पर है, तो यह देखिए हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल। तो अब इस दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना है, यह दोनों ट्रायंगल को आपको करना है कॉन्ग्रुएंट। बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहला नंबर आप क्या करोगे, देख रहे हो, यह जो ए बी है और यह जो डीसी है वह क्या है, आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ए बी, ये देखिए ए बी यानी यह साइड यह साइड्स आपस में इक्वल होंगे। तो ए बी इक्वल टू डी सी, और यहाँ पर रीजन दे दीजिएगा क्या, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, ये जो है ना अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब दूसरी बात आप क्या जानते हो कि यह जब एक पैरेललोग्राम है तो क्या, अब यहाँ पर देखना, यह जो एंगल होगा दिस एंगल और यह दिस एंगल क्या आपस में अल्टरनेट होंगे, क्योंकि आपको यह पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में आपको पता है कि यह और यह आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये बीडी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पर देखिए, मैं एक रफ डायग्राम कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए एक रफ डायग्राम करते हैं, ठीक है, इसका नाम है ए बी और इसका नाम है डी और सी, नेमिंग कर लिए। और यह लाइन देखिए, यह जो है आपको क्या है, ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल है कौन, बीडी ट्रांसवर्सल है। तो क्या इसका जो होगा यह एंगल, इस एंगल के क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए, इसका नाम क्या लिखोगे आप, इसका नाम लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, देखो ए, यहाँ पर देखना, इस एंगल का नाम लिखना है तो ए बी क्यू लिख देते हैं, एंगल ए बी क्यू, यह देखिए ए बी क्यू। उसी तरह इस एंगल का नाम लिखना है तो आप पी डी सी लिख सकते हो, एंगल पी डी सी। यहां पर क्या लिखिएगा, अल्टरनेट
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख दिया, सीधे अल्टरनेट एंगल्स लिखिए। ये क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हैं। रीजन आपको हमने बता ही दिया कि ए बी पैरेलल डीसी है और बी डी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, फिर अब आगे देखिए उसी तरह क्या हमें इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, क्या यह जो है बी क्यू या पीबी के इक्वल होगा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है डीपी इक्वल टू बी क्यू। डीपी देखिए, डीपी यह हो गया इसी ट्रायंगल का साइड है और बी क्यू इसी ट्रायंगल का साइड है, इस ट्रायंगल का, किसका? ए बी क्यू का है। तो यानी यह हमें गिवन है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपीडी। कैसे हो गया? तो रीजन में लिखिएगा क्या? एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से यह दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? आपको कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसी का देखिए अगला पार्ट जो है, इसमें जो हमें प्रूव करना है, चौथा क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड। देखिए इसमें फोर्थ जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको प्रूव करना है ए क्यू इक्वल टू सी क्यू। यानी यहां पर देखिए ए क्यू कहां पर आ रहा है? यह हुआ ए क्यू, यह हुआ ए क्यू और यह हुआ आपको सी, ये जो है सी पी। हमें जो प्रूव करना है वह प्रूव करना है कि ए क्यू की जो लेंथ है वह जो होगा सीपी के इक्वल होगी, यानी यह प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ आप कर, मतलब जो एपी है, ए क्यू है, वह क्या है? सीपी के इक्वल है। तो अब आप देखिए, आपने यहां पर जो इसको मान लीजिए आप थर्ड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। तो इस आधार पर यानी इन ट्रायंगल ए क्यू बी आपने कॉन्ग्रुएंट किया, किसके है? सीपीडी है, ट्रायंगल सीपीडी है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यह जो होगा ए क्यू इक्वल टू सीपी, क्योंकि यह दोनों ट्रायंगल आपने अभी जस्ट प्रूव किया, यह और यह, यानी ए बी क्यू और सी पी डी आपने कॉन्ग्रुएंट किया तो उसी का साइड है क्या? ए क्यू, और इसका साइड क्या है? आपको सीपी है। तो इसके आधार पर यानी इसको आप कह सकते हो सीपी सी टी से, यह हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो चलिए अब हमने इसे भी प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी हम यहाँ कर देते हैं, शॉर्ट है। आप देखिए आपने क्या देखा इससे पहले, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो आपने प्रूव किया सेकंड में एपी आपने सेकंड में देखा, यह जो है ए, यहाँ पर देखना ये एपी, ध्यान देना, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ रेड से ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी आपने ये प्रूव किया है एपी इक्वल टू सी क्यू है, ठीक है। और अभी जस्ट आपने प्रूव किया यह जो है ए क्यू इक्वल टू क्या है? सीपी है। फिर से आप ध्यान देना, मैंने अभी जस्ट सेकेंड पार्ट में प्रूव किया था क्या? ये एपी जो है यह आपको जो है सी क्यू के इक्वल है। उसी तरह अभी प्रूव किए यह जो आपको है ए क्यू इक्वल टू सीपी, आपने ये दोनों इक्वल कर दिया। तो यानी हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड फोर्थ वी ऑब्टेंड आपने क्या देखा? वी ऑब्टेंड इन क्वाड्रिलेटरल देखिए इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? तो एपीसीक्यू अपोजिट साइड्स कौन कौन हो गया? अपोजिट साइड्स आप क्या कर सकते हो? ए क्यू इक्वल टू पीसी या सीपी कहिए, और दूसरा आपने क्या प्रूव कर दिया कि एपी इक्वल टू क्यूसी या सी क्यू कर दीजिए। तो अपोजिट साइड्स आपस में क्या है? यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ वी ऑब्टेन इन क्वाड्रिलेटरल एपीसीक्यू अपोजिट साइड्स ए क्यू इक्वल टू सीपी, एपी इक्वल टू सी क्यू। इस तरह से अपोजिट साइड जिसमें इक्वल होता है तो वह क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं सो ए बी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। हमें यही प्रूव करना था। तो आप जो है इन सारे क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट्स ले लें। अब मैं आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के बारे में बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 35 बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बता दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन 35 के बारे में बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कहता है, पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है। A conical tent is 3.5 meter high and the radius of its base is 12 meter. Find
स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, दूसरा क्या कर रहा है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट एट द कॉस्ट ऑफ ₹70 पर मीटर स्क्वायर, और तीसरा इसी में पार्ट है वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द टेंट। यानी इसमें जो है एक कॉनिकल टेंट है, ठीक है, एक कॉनिकल टेंट है, ठीक है। मैं जैसे एक फिगर आपको रफ डायग्राम बनाता हूँ, एक कोन में आपको बनाता हूँ, ठीक है। यह मान लीजिए आपको एक कोन है, यह एक कॉनिकल टेंट है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है हमें वह दिया हुआ है 12 मीटर, मान लीजिए यह यहाँ से यहाँ रेडियस है, और इसकी जो हाइट है वह हमें दी हुई है कितनी, 3.5 मीटर। यानी यह जो रेडियस है वह हमें दिया हुआ है 12 मीटर, रेडियस हमें 12 मीटर है, और इसकी जो हाइट है वह, यह जो हाइट है यह हमें दिया हुआ है 3.5 मीटर, ठीक है। दो चीज हमें दिया हुआ है, तो यानी हम पहले नोट कर लेते हैं, हमें जो जो हमें दिया हुआ है पहले नोट कर लेते हैं। तो हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट वह हमें दिया हुआ है कितना दोस्तों, 3.5 मीटर, ठीक है। और इसकी जो रेडियस दी हुई है, रेडियस जो दी हुई है वह हमारा दिया हुआ है 12 मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्लैंट हाइट क्या होगा। देखिए स्लैंट हाइट, तो चलिए स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट पूछा है हमारा, स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो अब आप देखिए स्लैंट हाइट बोला है, तो स्लैंट हाइट मतलब होता है, देखिए यहाँ पर जो हाइट है इसे डिनोट h से करते हैं, रेडियस को r से करते हैं, और स्लैंट हाइट को हम डिनोट करते हैं l से। तो आप जब जानते हैं कॉनिकल टेंट में L इक्वल टू फॉर्मूला होता है, देखिए वी नो, हम जानते हैं वी नो डेट, क्या जानते हैं दोस्तों कि L स्क्वायर इक्वल टू होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो चलिए h हमारा क्या है 3.5, तो 3.5 का होल स्क्वायर करेंगे, और r हमारा क्या है दोस्तों 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए 3.5 का आप स्क्वायर कीजिएगा, 3.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये होगा कितना 12.25 हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144 होगा। इसे आप जब प्लस कीजिएगा तो कितना होगा, इसे आप प्लस कर लीजिए। देखिए फिर से देखिए यहाँ पर जो है हाइट जो है 3.5 है, और हमारा रेडियस जो है वह 12 मीटर है, तो इसे हम क्या किए h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 12.25, और ये हो गया 144 हो गया। इसे आप प्लस कीजिएगा तो कितना होगा 156.25 हो गया। यहाँ पर L स्क्वायर है, तो L जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 156.25। अब आप जब इसका रूट निकालिएगा तो 156.25 किसका रूट है दोस्तों, तो यह जो रूट है वह हो जाएगा आपको किसका रूट होगा, तो ये हो जाएगा शायद आई थिंक 12.5 मीटर। तो यानी आपकी जो स्लैंट हाइट है वह हो गई कितना 12.5 मीटर हो गई, ठीक है। तो यह हो गया हमारा 12.5 मीटर स्लैंट हाइट हो गई, ठीक है। फिर चलिए अब इसकी जो है दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा पार्ट जो है इसमें वह देखिए क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट जो है हमारा वह कहता है कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो आपने L निकाल लिया, अब देखिए कॉस्ट, दूसरा पार्ट कहता है कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट ऑफ द एट द कॉस्ट ऑफ ₹70 पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए कॉस्ट ऑफ कैनवास जो है 70 रुपया पर मीटर है, तो इसके लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा CSA ऑफ टेंट। तो CSA ऑफ टेंट यानी CSA ऑफ टेंट जो है फॉर्मूला क्या होता है आपको πRL होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चंस में यह गिवन नहीं है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है, तो हम ऐसा करते हैं पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, और R हमारा है 12, और यह हमने निकाला L कितना निकाल लिया 12.5 निकाल लिया, 12.5 मीटर निकाल लिया, ठीक है। अभी हम ऐसे रहने देते हैं, अब लिखते हैं कॉस्ट, हमें जो बोल रहा है देखिए हमें क्या कर रहा है निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, टू मेक द टेंट। तो अब चलिए हम टेंट का कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला नंबर यह जो आपने निकाला है एरिया 27/2,
22/7 इंटू 12 इंटू 12.5 इंटू, देखिए कॉस्ट कितना दिया हुआ है 70 पर मीटर, तो यहाँ पर 70 से इंटू कर लेते हैं। 70 से इंटू कीजिएगा तो यह आपको 10 बार में कट जाएगा। यहाँ पर 10 आप डेसिमल हो रहा है, ये 10 10 कैंसल, तो यहाँ पर हो गया 22 इंटू 12 इंटू 125। तो आप दोस्तों इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो होगा वह आंसर हो जाएगा। तो आप इनको, तो दोस्तों इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कैसे मल्टीप्लाई। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया, ये कैसे सॉल्व किया आपको देख लिए। तो ये क्या किया, इसे सॉल्व किया तो हुआ 22 इंटू 12 इंटू 125। तो अब 125 हुआ, तो अब इसे सॉल्व करेंगे। 22 इंटू 12 कितना होगा 264, 2 हो गया यहाँ पर 264 इंटू 125। इसे इंटू कर लीजिए तो जितना होगा वो हो जाएगा आंसर। तो यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तो आई थिंक 33,000 रुपीज आ जाएगा। तो यानी कॉस्ट जो है इसमें इतना होगा। अब अगला क्वेश्चन, ये सेकंड हो गया दोस्तों, सेकंड पार्ट हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट हमारा क्या है। थर्ड पार्ट हमारा जो है कहता है कि इस टेंट में कितना एयर आ सकता है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द टेंट। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द टेंट, तो यानी आपको वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यह फॉर्मूला होता है। अब सारे वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो 22/7, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, और आर जो है आपको कितना है देखना 12 है, तो 12 इंटू 12 कर लेंगे। और एच जो है हमारा, एच हुआ हमारा कितना है 3.5 है। अब इसे सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करेंगे। इसको कट कर लेते हैं 7 से, 7 5 जा 35 यानी 0.5 हो गया। फिर इसे अब कर लेते हैं 4 से, अब इंटू करेंगे। देखिए 22 इंटू 4 88 हो गया, इंटू 12 इंटू 5 कितना होगा 6, 12 5 जा 60 यानी 6.0। अब आप इसे इंटू कर लीजिए, ये हो गया 48 और ये 4 हो गया 48 प्लस 4, यानी इसकी जो वॉल्यूम होगी वह इतना मीटर क्यूब। यानी पूछ रहा था उस टेंट के अंदर जो है कितना एयर आ सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड ऑफ टेंट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 22/7 हो गया। आर आपको क्या है 12 है, देखिए 12 इंटू 12 कर लिए। एच आपको क्या है 3.5 है, तो 3 से 7 से कट कर दिए, 3.5 को 0.5 हो गया। फिर 3 से 12 कट दिए 4, 12 22 4 जा 88, 12 इसको 12 को 0.5 के साथ करेंगे 6.0, इसको इंटू कर दीजिएगा तो होगा 528 मीटर क्यूब। इस तरह से आपको तीनों क्वेश्चंस का इसमें जवाब आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा 36, 37, 38 वो आपको किस बेस स्टडी से रिलेटेड होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों अब मैं आपको देखिए 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूंकि मैं इसका रफ डायग्राम बनाया हूं ताकि आपको जो है, मैं क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूंगा, आप उससे क्लियर देख लेना। मैं रफ डायग्राम बनाया हूं। देखिए अंकित इज लर्निंग ज्योमेट्रिकल शेप्स, सी ड्रॉज सम ऑफ देम ऑन स्क्वायर पेपर। इफ द वर्टिकल लाइंस थ्रू द सेंटर ऑफ ट्रायंगल and the base of the triangle are the coordinate axis for the sheet. Based on this information answer the following questions। देखिए तो यह आपको मैंने क्या किया, रफ रे डायग्राम बनाया और रफ डायग्राम में बनाया हूं। तो अब इसके आधार पर देखिए क्या करा है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी एंड के रिस्पेक्टिवली। तो कहता है आपको कोऑर्डिनेट लिखना है डी और की का, डी और के का। तो देखिए डी हमारा यहाँ पर पॉइंट है, तो यानी हमें पहला जो क्वेश्चन है उसका हम आंसर लिखते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ डी, यानी पहला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स डी का। तो चलिए हम डी का पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा डी कहां पर है, यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस के सामने -5 है और वाई एक्सिस में -2 है। तो यदि डी का जो कोऑर्डिनेट होगा वह होगा -5, -2। तो इसके आधार पर हमने डी का कोऑर्डिनेट लिख दिया। फिर इसी में कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ के का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप दोस्तों देखिए के का कोऑर्डिनेट क्या होगा, के हमारा कहां पर है, यहां पर है। यानी यह जो है ध्यान से देखिएगा, यह जो है आपको x में 5 के नजदीक है
और इधर y एक्सिस में -4 के नजदीक है। फिर से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए k जो पॉइंट है, k पॉइंट ध्यान से देखिएगा, k जो है ये 5 के सामने में है और इधर y एक्सिस में जो है इधर -4 के करीब है। तो यानी आप कह सकते हो क्या होगा 5, -4। तो यानी k का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपको 5, -4 हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या करा, विच लेटर रिप्रेजेंट्स द पॉइंट 3, -2। 3, -2। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 3, -2 ये रहा 3 और इसके सामने में देखिए -2, यानी 3, -2 यानी ये रहा देखिए -2, ये हो गया 3। तो यानी यह कौन सा पॉइंट आपको डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे m। तो 3, -2 लेटर रिप्रेजेंट्स m, लिखेंगे लेटर रिप्रेजेंट्स द पॉइंट m। अब क्या लिखिएगा, रिप्रेजेंट्स कौन सा पॉइंट कर रहा है, तो m, यानी 2 का आंसर हो गया। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर PQRS एंड ट्रायंगल ABC। तो चलिए अब कहता है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। तो देखिए PQRS, तो PQRS का आपको पता है स्क्वायर, स्क्वायर की जो आपको एरिया होती है, यानी यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दोस्तों क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर साइड क्या है पहले, यानी स्क्वायर है तो उसकी सभी साइड आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से यहाँ हम देखते हैं कितना लेंथ है, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पर देखिए ये किसके सामने में है 1 और इधर किसके सामने में है 4। तो 1 से 4 के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 3 का। देखिए ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पर S, यहाँ पर जो है आपको ये है P, यहाँ पर है आपको, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फिगर में मिस्टेक किया हूँ, फिगर थोड़ा सही कर लूँ। ये है P, यह है आपको Q और यहाँ पर है हमारा R और यह है हमारा S अकॉर्डिंग टू फिगर। तो अब चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा PQRS, तो PQRS, तो यहाँ से यहाँ देखिए डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है, यह किसके सामने में देखना 1 और यह किसके सामने में है 4। तो 1 से 4 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 3। उसी तरह यहाँ पर देखिए यह है 5, यह है 8। तो यानी 5 से 8 के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 है। तो यानी इसका जो साइड हो गया वह कितना हो गया 3। तो यानी आप क्या कह सकते हो, तो 3 × 3, तो यानी यह क्या हो गया 9 हो गया। तो यानी 9 यूनिट आप कह सकते हो। इसके आधार पर आप क्या कह दिए, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया PQRS, वह हो गया आपको 3 यूनिट। फिर कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा जो है वह ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप क्या जानते हैं दोस्तों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, हाफ इंटू यह जो ट्रायंगल है यह हो गया बेस, तो यहाँ से यहाँ तक यानी B से C तक जो होगा बेस होंगे। तो BC हो गया बेस और हाइट होंगे ये, यहाँ से यहाँ जो होंगे यह होंगे हाइट, यह हमारा 0 है, यहाँ 0 है। तो यह हो गया आपको हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है आपको हाइट होता है। तो हाइट होता है, तो यानी यह हो गया बेस B से C तक। देखिए कितना डिस्टेंस है, यहाँ से -3 से 3 कितना हो गया 1, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो यानी बेस हो गया 6 और हाइट यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ 1 2 3, यानी हाइट हो गया कितना आपको 3। फिर से देखना -3 से ये सॉरी 3 से 0 के बीच में कितने का डिस्टेंस है 3 का है, और जबकि बेस में -3 से 3 के बीच में कितने का डिस्टेंस है 6 का है। तो यहाँ पर हो गया आपको हाइट आपको कह सकते हो ये जो आपको, यानी आपका जो बेस हो गया वह हो गया देखिए 1 2 3 4 5 6। तो यानी बेस आपको हो गया 6 और हाइट देखिए यहाँ से यहाँ 1 2 3। तो ये हो गया आपको हाइट। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 3 3 जा हो गया 9 यूनिट, यानी दोनों की जो एरिया आ गई 9 यूनिट। यहाँ पर हमें कह रहा था टोटल एरिया, तो हम निकाल लेंगे टोटल एरिया। तो टोटल एरिया आपको कितना हो गया 9 + 9 यानी 18 यूनिट हो गया। तो यह हो गया हमारा तीसरा का आंसर। अब चलिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए।
और सॉरी फोर्थ नहीं है, इसमें और्थ पार्ट है, और पार्ट है, तो और पार्ट को भी हम सॉल्व करते हैं, इसी का और पार्ट है। देखिए अब कर रहा है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल DEFG एंड पैरेललोग्राम JKLM। तो यानी रेक्टेंगल का भी DEFG का और JKLM पैरेललोग्राम का भी एरिया को टोटल एरिया। तो चलिए यह रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल देखिए हमारा कर रहा है DEFG। तो अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोस्तों क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल DEFG, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपको पता है, आपको लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो अब चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ क्या होगा, तो लेंथ आप यहां से यहां देखिए कितना है, यहाँ -5 है, यहाँ पर आपको -1 है, तो इसके बीच में 1 2 3 4 हो गया, यानी आपको लेंथ हो गया 4 इंटू ब्रेथ कहां से कहां, तो यहाँ देखिए ब्रेथ हमारा यहाँ -2 से -4, यानी ब्रेथ हो गया 2 माइनस, यहाँ से देखिए ये हो गया ब्रेथ, ब्रेथ आपको क्या है, तो यहाँ देखिए -2 से स्टार्टिंग है, -4 पे एंड है, तो -2 से -4 यानी 1 2 2 हो गया, तो 2 हो गया, यानी 8 मीटर स्क्वायर हो गया किसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। फिर उसी तरह देखिए दोस्तों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी क्या कह सकते हो JKLM। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है दोस्तों, आपको बेस इनटू हाइट। तो अब देखिए बेस ये यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ से शुरुआत हुआ है, ये है देखिए ये हो गया आपको 2 और ये देखिए यहाँ पर आपको हो गया कितना, ये हो गया 5, यानी 2 और 5 के बीच में कितना हो गया गैप, 3 का गैप हो गया। और हाइट जो होगा वह होगा, यह होता हाइट, तो यानी यह हाइट होगा, यानी शुरुआत कहाँ से है, यहाँ -2 से -4 तक है, तो यानी इसके बीच में कितने का गैप है, तो यहाँ पर है 2 का गैप, तो हाइट हो गया। फिर से देखना दोस्तों ये हाइट क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक हाइट होती है, तो ये देखिए -2 है और ये यहाँ पर -4 है, तो -2 से -4 के बीच कितना है, 2 का गैप है, तो ये हो गया आपको 6 यूनिट, मीटर नहीं सॉरी 6 यहाँ पर यूनिट हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपको 6 यूनिट हो गया, स्क्वायर यूनिट कहिए या यूनिट स्क्वायर कहिए, यहाँ पर सभी पर स्क्वायर यूनिट लगा लेंगे। यहाँ भी आपने एरिया निकाला है, स्क्वायर यूनिट लगा लीजिए, यहाँ पर भी स्क्वायर यूनिट लगा लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो होगा 18 स्क्वायर यूनिट। उसी तरह अब यहाँ पर हो गया आपको 8, यानी टोटल हमें पूछा है टोटल एरिया, तो टोटल एरिया हो गया 8 + 6 यानी कितना हो गया आपको 14 स्क्वायर यूनिट हो गया, यानी इसकी जो हो गई वह हो गई 14, यानी पहले का आंसर आपको फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी एंड की, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी का हो गया -5, -2 और के का, तो के हो गया मतलब यहाँ पर कह रहा है 3, -2, यहाँ ध्यान देना आपको 3 किसके सामने में है और -2 किसके सामने में है, तो वह पॉइंट बताना है, तो वह पॉइंट एम था, एम का कोऑर्डिनेट हो गया। फिर कह रहा है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS, तो एरिया ऑफ PQRS ये देखिए PQRS, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी जो साइड यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, तो ये देखिए 1 है और इधर कितना है 4 है, तो 1 से 4 के बीच 3 हो गया, तो 3 × 3 हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यह हो गया बेस यहाँ से यानी -3 से 3 तक हो गया बेस और हाइट हो गया यह 3 से लेकर यहाँ तक, तो इसके बीच का गैप हो गया 1 2 3, तो यानी बेस हो गया आपको 6 और हाइट हो गया 3, इसे कट कर लिए 3 3 9 स्क्वायर यूनिट हो गया। फिर दोनों का टोटल पूछा है स्क्वायर का भी और ट्रायंगल का भी, तो यह भी 9 यह भी 9, दोनों को जोड़ दिए 18 स्क्वायर यूनिट हो गया, ठीक है। फिर आपको कह रहा है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS एंड सॉरी फाइंड द टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल DFG एंड पैरेललोग्राम JKL। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब देखिए लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ पर -5 है और यहाँ पर -1 है, तो -5 से -1 के बीच में 4 का डिस्टेंस है, 4 हो गया लेंथ। और हाइट जो है यहाँ से देखिए हाइट यहाँ -2 से -4 तक, -2 से -4 के बीच का डिस्टेंस है 2, तो यानी 2 हो गया, तो यानी 4 × 2 क्या हो गया आपको 8 स्क्वायर यूनिट हो गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको क्या होता है, पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। तो अब देखिए इसमें बेस क्या होगा, ये J से K, तो J से K, अब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, J 2 के सामना में है और 2 के सामना में है और K 5 के सामने में, तो 2 से 5 के बीच में कितने का गैप है 3, तो 3 हो गया। और हाइट क्या होती है, यह देखिए हाइट है,
तो यह देखिए हाइट जो है यहाँ 2 से, देखिए ये 2 के सामने में है और यहाँ 4 के सामने में है, तो 2 से 4 के बीच में 2 है, तो यानी 3 इंटू 2 हो गया। इस तरह से हो गया 3 2 जा 6 स्क्वायर यूनिट दोस्तों। तो अब दोनों को हम जोड़ लीजिए, 8 प्लस 6 कितना हो गया 14 स्क्वायर यूनिट। तो आप दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों। अब मैं आपको 37 केस बेस्ड स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, Tejinder bought an electrical bicycle for his son. He saw the bicycle and felt very happy. After seeing the bicycle, he bought out some geometrical figures. Based on this information, answer the following question. कहता है तंजिंदर ने एक इलेक्ट्रिकल बाइसिकल खरीदा और उसके आधार पर वो बाइसिकल देखकर वह बहुत खुश हुआ और वह उस बाइसिकल के आधार पर कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर बनाया। उसी के इंफॉर्मेशन पर आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। ये फिगर देखिए मैंने रफ डायग्राम बनाया है, इसके आधार पर आपको आंसर देना है। पहला, व्हाट इज एंगल CBF, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज एंगल CBF, यानी दिस एंगल CBF क्या होंगे अगर BCD, देखिए BCD यह 45 डिग्री है और कह रहा है कि AB पैरेलल CD है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर हम फाइंड करते हैं, एंगल CBF क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, CBF यह एंगल क्या होगा। अब आपको पता है, क्या पता है, AB पैरेलल CD हमें दिया हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, AB पैरेलल CD है, AB पैरेलल हमारा CD है और आप क्या देख रहे हो, BC उसकी ट्रांसवर्सल है, BC इज ट्रांसवर्सल है। जब BC ट्रांसवर्स कर रही है तो आपको पता है इस यह जो एंगल होगा और यह जो एंगल होगा आपस में अल्टरनेट एंगल होंगे। तो इसके आधार पर आप क्या कह सकते हो कि CBF जो होंगे यह हमें फाइंड करना है। तो एंगल CBF इक्वल टू एंगल BCD इक्वल टू, यह दोनों आपस में इक्वल होंगे, यह हो जाएंगे 45 डिग्री। रीजन में क्या लिखिएगा दोस्तों, अल्टरनेट एंगल्स के आधार पर यह हो जाएंगे आपको क्या 45 डिग्री हो जाएंगे। तो एंगल CBF क्या हो जाएंगे, देखिए दिस एंगल एंड दिस एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल, तो इसके आधार पर CBF जो होंगे हमारे हो जाएंगे 45 डिग्री। पहले कैंसिल हो गया। फिर देखिए बी पार्ट इसमें क्या कहता है, बी क्वेश्चन से हमारा क्या है, बी क्वेश्चन कहता है एंगल AFC 75 डिग्री। अगर एंगल AFC 75 डिग्री है, AFC आपको 75 डिग्री है, ठीक है दोस्तों, तो आपको कहता है देन फाइंड एंगल CBF, एंगल CFB क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, AFC यानी यह है 75 डिग्री, पूछ रहा है CFB, तो आपको क्या लग रहा है, यह एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर आपको पता है कि एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यानी CFB आप कैसे निकालिएगा, तो 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, यानी यह हो जाएगा आपको कितना 105 डिग्री। कैसे, तो आप ये बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन है, यानी लीनियर पेयर से आप कह सकते हैं, लीनियर पेयर से आप जो है यह निकल गया आपको 105 डिग्री। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल FCB। अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है हमारा FCB। अब देखिए यह एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस दोनों को एंगल को जोड़कर यहाँ पर देखिए 180 डिग्री माइनस यहाँ पर लिखिएगा 105 डिग्री प्लस 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि यह एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ पर लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी को हमने यूज किया, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया 180 डिग्री माइनस ये हो गया कितना 150, ये हो गया कितना वो 150। तो इसके आधार पर आप क्या कह सकते हैं, वो ये 45 ये 150 हो गया, तो ये हमारा क्या होगा 30 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। हमें कौन सा एंगल निकालना है FCB, तो यह एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा हो गया 30 डिग्री।
तो आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले। सॉरी, इसमें एक और क्वेश्चन है, इसे हम कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और क्या है यहाँ पर कर लेते हैं, और में है, ठीक है। और में है क्वेश्चंस, देखिए कहता है राइट वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स। तो देखिए वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल बोला है, तो अपने मन से लिखना है। अब देखिए चूंकि यह लाइन आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल है क्या, यह इसका जो अल्टरनेट है इस एंगल का, यानी आप क्या कह सकते हो ए एफ सी, एंगल ए एफ सी इक्वल टू, बताइए इस एंगल का, यानी यह लाइन और यह लाइन है, तो यानी इसका जो होगा अल्टरनेट यह होगा। तो यानी आप क्या कह सकते हो, ए एफ सी इक्वल टू एफ सी डी बोल सकते हो। तो एंगल एफ सी डी, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो गए। हमें पूछा था अल्टरनेट एंगल, तो यह हो गया आपको अल्टरनेट एंगल्स हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, इसी में पूछ रहा है पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स पूछ रहा है। तो पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स किसको बोलते हैं, तो देखिए पेयर ऑफ को इंटीरियर मतलब जो एक ही तरफ हो, ठीक है। तो को इंटीरियर, वन पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, तो इसके आधार पर आप क्या कह सकते हो कि एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ, फिर से देखना एंगल क्या हो गया आपको सी बी एफ, मतलब दिस एंगल, यह एंगल हो गया, और दूसरा एंगल क्या होगा, मतलब यह एंगल और यह एंगल जो होंगे को इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो उसका नेम देना है, तो यानी इसके आधार पर आप क्या कह सकते हो, सी डी एफ इक्वल टू एंगल, आप क्या कह सकते हो बी एफ सी, एंगल बी एफ सी, यह क्या हो गया को इंटीरियर एंगल्स हो गए, को इंटीरियर एंगल्स। इसके आधार पर आप कह सकते हो, यानी आपको यहाँ क्वेश्चन पे कह रहा है क्या, राइट वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल एंड वन पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल, तो आपको लिखना था। तो यह हो गया, देखिए यह एंगल का, दिस एंगल का अल्टरनेट हो गया यह एंगल, तो आप देखिए यह सब, तो यह एंगल का यह हो गया, और इस एंगल का आपको जो है को इंटीरियर एंगल यह हो गया, इस एंगल का को इंटीरियर यह हो गया। तो आप इसके आधार पर इस दोनों को को इंटीरियर एंगल कह सकते हो। तो को इंटीरियर एंगल क्या हो गया था आपको सी बी एफ, सी बी एफ, सी बी एफ, और क्या हो गया बी एफ सी, यानी बी एफ सी। तो इसके आधार पर आप इस दोनों को इंटीरियर एंगल कह सकते हो। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 38 बताऊंगा। 38 क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ता हूँ। Sipra is very fond of sceneries. She has decorated her home with many beautiful sceneries in various shapes. One of her friends visited her home and was impressed to see the triangular sceneries there. The dimensions of each triangular frame are 40 cm, 50 cm, 50 cm. Based on this information, answer the following questions. यानी कहता है सिप्रा जो है वह एक स्कैनरीज को देखते हुए अपने घर को सजाती है, और वह अपने घर को वेरियस शेप देती है, तो उसके दोस्त जो है मतलब उसे देखकर इम्प्रेस हो जाए, इसलिए वह जो सजाई है, डेकोरेट की है, उसमें कह रहा है एक जो है उसकी साइड देखिए 50 cm, 50 cm, 40 cm है। और इसके आधार पर आपको आंसर देना है। पहला, व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द फ्रेम, यानी कहता है इस फ्रेम का पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होगा। पहले का आंसर देखिए, सबसे पहला नंबर सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है आपको एस। तो एस बराबर आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, क्या होता है तीनों साइड को प्लस करके उसका आधा कर दीजिए, तो वो सेमी पेरीमीटर होता है। तीनों को प्लस कर लीजिए, 50 cm, 50 cm प्लस 40 cm अपॉन 2 कर लीजिए, ये होगा 140/2, यानी 70 cm हो गया। पहले का आंसर हो गया 70 cm। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगुलर फ्रेम ऑन बेसिस ऑफ साइड्स। अब कहता है इस ट्रायंगल का क्या नाम दोगे साइड के आधार पर, तो आप क्या बोलिएगा, इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल दीजिएगा। तो यानी आप जो है इस ट्रायंगल का नाम क्या देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इसके आधार पर, साइड्स के आधार पर इस ट्रायंगल का क्या नाम दोगे, आपको नाम दे दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल व्हिच इज कवर्ड बाय वन ट्रायंगुलर स्केनरी फ्रॉम, यानी एरिया निकालना है इसका।
तो अब बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, आप हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करते हुए इसे सॉल्व कीजिए। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए दोस्तों एस क्या होता है, ये देखिए ये हो गया, ये वाला साइड आपको ए हो गया, ये वाला साइड बी हो गया और ये वाला साइड सी हो गया। एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर आपने निकाल लिया यहाँ पर 70। तो अब चलिए जहां जहां एस है वहां रख लेंगे आप 70, ठीक है। तो एस क्या होता है, आपको आपने एस यहाँ पर फाइंड कर चुका है, तो यहाँ पर 70, यहाँ पर 70 माइनस ए हो गया 50, यहाँ पर 70 माइनस बी भी हो गया 50, यहाँ पर 70 माइनस सी हो गया 40। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, ये 70 इंटू इसको माइनस कीजिएगा तो 20, इसको भी माइनस कीजिएगा 20, इसको माइनस कीजिएगा 30, ठीक है। अब इसका फैक्ट, अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, रूट निकालते हैं दोस्तों। तो रूट निकालिएगा क्या होगा, 70 को आप क्या लिख सकते हो 10 इंटू 7, 20 को क्या लिख सकते हो 10 इंटू 2 लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसी तरह 10 इंटू 2 लिख दो, फिर उसी तरह 10 इंटू 3 लिख दो। अब यहाँ पर देखिए इसे रूट से बाहर कीजिएगा, 1 2 3 4, तो 4 आपको 10 है तो कितना हो जाएगा, 2 10 बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए दो दो देखिए यहाँ पर पेयर लग रहा है तो 2 बाहर हो जाएंगे और यहाँ पर 7 और 3 इसके अंदर हो जाएंगे। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिए तो 100 2 जा क्या होगा 221 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आप छोड़ सकते हो। यानी 200 देखिए 100 200, ये हो गया आपको 10 इंटू 10, ये हो गया 100 इंटू 2 200, ये रूट 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप इस तरह से छोड़ दे सकते हो। अब देखिए इसी में और पार्ट का आंसर क्या होगा, और पार्ट है उसे भी सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए और में क्या कर रहा है क्वेश्चंस में, कहता है द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगुलर फ्रेम इज 72, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यानी अब क्या कहता है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि इसकी जो है राइट सर्कुलर है, इसकी जो हाइपोटेनस है, यानी अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सही से हम बनाते हैं। कहता है कि एक आइसोसेलेस राइट सर्कुलर ट्रायंगल है जिसकी की हाइपोटेनस 72 है। तो चलिए और क्वेश्चन है, और वाला पार्ट है तो इसे हम करते हैं। देखिए एक हम पहले सबसे पहला नंबर राइट सर्कुलर हाइपो बना रहे हैं आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो चलिए तो यानी राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल में यानी यह हो गया 90 डिग्री, ठीक है। इसकी जो यह हो गया ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी, यह 72 cm यानी हाइपोटेनस है। इसकी अगर हाइपोटेनस 72 है तो हमें क्वेश्चंस में क्या कहता है, क्वेश्चंस में कहता है कि व्हाट इज द एरिया, एरिया बताना है। तो चलिए आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होती है, दो साइड आपस में इक्वल होती है। तो ये राइट ट्रायंगल है तो ये और ये आपस में इक्वल होगा, ये आपस में मान लेते हैं इक्वल साइड है, लेफ्ट मान लेते हैं कि इक्वल साइड है आपको एक्स। तो अब चलिए आपको पता है सबसे पहला नंबर हमें यह दोनों साइड पता करना होगा। तो आपको जानते हैं कि हाइपोटेनस यानी पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होंगे दोस्तों। तो अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों। तो AC जो है, AC हमारा क्या है, AC हमारा 7 यानी कह सकते हो AC हमारा 72 है तो 72 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और यह हमारा होगा x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कीजिए तो यह 72 मल्टीप्लाई 72 होगा और इसे आप प्लस कीजिएगा तो होगा 2x स्क्वायर। तो ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए ये 2 जो है इधर आएगा, ये हो गया 36, तो यानी ये हो गया 72 इंटू 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब चलिए ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट होगा तो 72 इंटू 36 है इक्वल टू एक्स हो गया। सबसे पहला नंबर हमें एक्स की वैल्यू निकालना होगा, तो एक्स की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालिएगा दोस्तों, तो अब देखिए हम जो है इसे क्या लिख सकते हैं, 72 को 2 इंटू 36, ये 36 ऑलरेडी हमारा पहले से है ही, तो यानी x की जो वैल्यू होगी वह होगा 36 रूट अंडर 2 हो गया, ठीक है। अब चलिए एरिया निकालना है आपको, तो चलिए एरिया हम निकालते हैं। तो एरिया ऑफ
एरिया ऑफ राइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू ये सब हो चुका है। चलिए ये हमारा और वाला पार्ट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर देखिए हाफ इंटू एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाला, एक्स की वैल्यू 36√2 आया, और हाइट भी आपको 36√2 होने वाला है, क्योंकि आपने इसे एक्स माना है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या है कि द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस एंड आइसोसेल्स ट्रायंगुलर फ्रेम इज 72 cm, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया निकालना है, तो यानी यह हो गया 72, यह हमारा x, ये भी x। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का, और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। 72 का स्क्वायर इधर x इंटू एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर हुआ, यह 2 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, तो ये क्या हो गया 36 बार में कट गया, तो ये 72 इंटू 36, 72 को हमने क्या लिखा 72 को 2 इंटू 36 इंटू 36। तो यहाँ पर देखिए इसका पेयर लग गया, ये बाहर, ये हो गया आपको अंदर। तो यानी कह सकते हैं, तो इसको 2 बार इंटू कर लीजिएगा, 2 बार इंटू कीजिएगा, ये हो गया हमारा 18। तो यानी क्या होगा आपको 18 इंटू 36 इंटू √2 इंटू √2 क्या होगा 2। तो यानी यहाँ पर इंटू कर लीजिए आप 18 इंटू 72। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आंसर होगा 18 टू जा 36 हो गया 3, 18 7 जा 136, 18 टू जा 36, 3 बच गया 18, 18 7 जा, 18 7 जा कितना होता है 126, हाँ 126 प्लस 3 129। तो आप लोग दोस्तों इतना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप एक बार कैलकुलेशन देख लेना फिर से। 18 36 बाकी 3, 18 27 26 से, और सॉरी 26 से 18 56। तो हाँ ठीक है, तो आप इसे इंटू कर लीजिए, जो होगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस के दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको सारे क्वेश्चंस का सलूशन करवा दिया। तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। अब मैं अभी जो है, मैं अभी जो आपको ये सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको आप घर में जरूर रिवीजन करें। थैंक यू।